स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज के शानदार वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत ढेर सारा यानी स्वागत है, वेलकम है। देखिए, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2000 यानी 25 यानी जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए विज्ञान के 50 प्लस जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो आज के सेशन में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और सारे सवालों को जरूर देखेंगे, क्योंकि ये सवाल जब आप देख लेंगे तो यहाँ से आपको 5 से 10 नंबर जो आपके पक्के हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे और चैनल पे अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे। तो चलिए आज का पहला सवाल और सवालों को हम लोग हल करते हैं। देखिए, कह रहा है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? क्या वो जल है, क्या वो कांच है, क्या वो प्लास्टिक है, या फिर वो क्या यानी मिट्टी है? जल्दी से बताएंगे इसमें ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात जो है, लेंस बनाने में जल का भी उपयोग होता है, कांच का भी उपयोग होता है और प्लास्टिक का भी उपयोग होता है, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन हम लोग का डी हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखेंगे, डी हमारा सही है। अगला सवाल देखें तो कहता है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु, देखिए एक होता है दूर बिंदु और एक होता है आपका, है ना, नजदीक, है ना, निकटतम बिंदु। आप ऐसे भी कह सकते हैं निकटतम बिंदु। क्या होता है? निकटतम बिंदु होता है। तो दूर बिंदु के लिए जो होता है, तो याद रखेंगे दूर बिंदु के लिए जो नेत्र होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। अनंत यानी हम लोग का हो जाएगा। और निकटतम जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे पूछा क्या है? दूर बिंदु पूछा है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा अनंत हो जाएगा। ठीक है, सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होगा वो अनंत हो जाएगा। अगर कहता निकटतम कह देता फिर तब 25 सेंटीमीटर होता। आइए अगले सवाल को देखते हैं। कहता है कूलम विद्युत आवेश आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होते हैं? तो याद रखिएगा कि एक कूलम विद्युत आवेश में जो होते हैं 6.25 गुना 10 पे पावर 18 ठीक है, इलेक्ट्रॉन आवेश के तुल्य होते हैं। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यानी आपका बी हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखें। अगला सवाल देखिए, कहता है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। तो याद रखेंगे अगर कोई विद्युत धारावाही जो है सीधी यानी परिनालिका है, अगर इस तरह से सीधी है, तो इनके बीच जो यानी विद्युत धारा का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा? तो आप देखेंगे ये चारों दिशाओं में यानी सभी दिशाओं में होगा। तो याद रखिएगा ये सभी दिशाओं में, है ना, समान होगा। सभी दिशाओं में क्या होगा? समान हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल अगर देखें तो कहता है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर, है ना, क्या कर रहा है? सौर जल तापक का उपयोग करके। याद रखेंगे कि सौर का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। सूर्य से जो रोशनी निकलती है, जो प्रकाश निकलता है, अब इस प्रकाश में क्या करते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? सोलर यानी आप कुकर कह सकते हैं। सोलर कुकर का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं? यानी भोजन पकाते हैं, या फिर आप पानी गर्म कर सकते हैं। तो सोलर यानी कर रहा है कि किस दिन यानी किस दिन हम नहीं कर सकते, इसका उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो जिस दिन बादल होगा यानी बादल होगा आसमान में, क्या उस दिन सूरज की प्रकाश आपको मिलेगा? जब नहीं मिलेगा तो इस दिन हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइए अगला कहता है कि कौन सा गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा? धातु की अभिक्रिया जब जल से होता है तब कौन सा गैस निकलेगा? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास कैल्शियम है और कैल्शियम की अभिक्रिया अगर हम किससे करा दिए? जल से करा दिए। तो जल से जब करा देंगे तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही साथ बना लेगा हाइड्रोजन गैस। अगर इनको आप देखेंगे तो इसी को हम लोग कली चूना कहते हैं। तो याद रखेंगे कली चूना का सूत्र क्या होता है, या इसी को हम कहते हैं क्या चीज? इसी को कली चूना कहेंगे, या फिर क्या कहते हैं और कोई नाम है आप बताएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस का क्या करेगा, है ना, निष्कासित करेगा यानी हाइड्रोजन गैस निकालेगा। आइए कहता है कोई लाल लिटमस जो है ना, कहता है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच जो है संभवतः क्या होगा? तो याद रखेंगे कि अगर लाल से नीला कर रहा है, लाल से नीला कर रहा है, या नीला से लाल कर रहा है, नीला से लाल कर रहा है, तो याद रखेंगे। देखिए
लाल से नीला कर रहा है, तो इसका मतलब इसका पीएच मान जो होगा, इसका जो पीएच मान होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा, 7 से बड़ा होगा। पीएच मान जो होगा 7 से बड़ा होगा अगर लाल से नीला कर रहा है। अगर नीला से किसी को लाल कर रहा है, नीला से अगर लाल कर रहा है, तो इसका जो पीएच मान होगा वो है ना क्या होगा, स्मॉलर देन 7 होगा। क्या होगा, स्मॉलर देन 7 होगा, 7 से यानी छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए लाल से नीला कर रहा है, तो 7 से क्या होगा, अधिक होगा। अगर 7 से अधिक होगा पीएच मान, तो इसका मतलब ऑप्शन में आपको डी यानी 10 है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। आइए अगला सवाल अगर देखें तो कहता है निम्नलिखित में कौन एक अधातु है। ठीक है, कौन अधातु है। अगर हम यहाँ पे बात करें कार्बन, तो कार्बन ही आपका क्या है, अधातु है। ये क्या है, अधातु हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा, नॉन मेटल। ठीक है, ये नॉन मेटल हो जाएगा। और सोडियम देखेंगे तो सोडियम आपका क्या है, मेटल है। ये आपका क्या है, मेटल है। ये अगर देखेंगे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में क्या है, ये भी आपका मेटल है। अब मेटल, और ये कैल्शियम क्या है, ये भी आपका मेटल हो जाएगा। ये भी आपका मेटल हो जाएगा। एक बार आ जाइए इसके बारे में ये भी जान लीजिए। इसका परमाणु क्रमांक संख्या 16 होता है, इसका 120 होता है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक संख्या क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद अगर यहाँ पे हम सोडियम की बात करें तो 11 हो जाएगा, और कार्बन की बात करें तो 6 हो जाएगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑप्शन यानी ऑप्शन ये हो जाएगा, कार्बन क्या है, अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु। जितने भी गैस होते हैं लगभग सभी क्या होते हैं, अधातु होते हैं। चीनी का सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, चीनी का सूत्र पूछ रहा है। सबसे पहली बात अगर हम बी को देखें, यहाँ पे आपको बी बताते हैं। बी क्या है, C6H12O6। देखिए C6H12O6 जो होता है ये आपका ग्लूकोज का होता है। किसका होता है, ग्लूकोज का होता है, याद रखेंगे। उसके बाद अगर चीनी की बात करें तो चीनी क्या होता है, C12H22O11 होता है। ये किसका होता है, चीनी का होता है। चीनी क्या होता है, चीनी का होता है। तो चीनी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी सी। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखें तो कहता है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग। अगर आवर्त सारणी को आप देखेंगे इस तरह से जो होता है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस तरह से। तो पहले वाले जो आपके होते हैं यानी ये आपका प्रथम वर्ग है, ये लास्ट में 18 होता है, आप देखे होंगे। तो प्रथम वर्ग के सभी जो यहाँ पे आप हाइड्रोजन देखते हैं, लिथियम देखते हैं, इस तरह से जो आप देखते हैं सारे के सारे जो यानी तत्व होते हैं वर्ग एक के, है ना। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सभी तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। और ये 18 जो होते हैं इसको हम इनर्ट गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, अक्रिय गैस हो जाएगा, अक्रिय गैस। ये आपका अक्रिय गैस हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को यानी रक्त जो निकलता है, रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो याद रखिए जब हमारे शरीर से यानी कट जाए या किसी भी कारण से अगर रक्त निकलता है यानी उसका स्राव होता है, बहता है, और उसको अगर रोकने में कोई मदद करता है तो उसका नाम होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होता है खून के बहाव को रोकने में यानी खून को थक्का बनाने में मदद करता है। आइए कहता है निम्न में कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। क्या जिब्रेलिन है, या ऑक्सीजन, या इथाइलिन है, या फिर आपका है ना एब्सिसिक है, ये अम्ल है। इनमें से कौन है। तो याद रखेंगे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इथाइलिन। और इथाइलिन क्या है, तो याद रखेंगे ये एक पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन है। ठीक है, पादप हार्मोन है, हार्मोन। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे तो यहाँ पे करा है कि खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन क्या होता है। अब देखिए मान लीजिए अगर कोई, मान लीजिए एक जीव है, जैसे आप अमीबा के बारे में जानते होंगे। ठीक है, अगर इसको यहाँ से हम तोड़ दें, टुकड़ा कर दें, मान लीजिए यहाँ से हम क्या करेंगे, काट दे। अगर हम यहाँ से टुकड़ा करके अगर हम टुकड़ा कर दे, धीरे धीरे ये क्या करेगा, आप देखेंगे कि ये वाला टुकड़ा जो है ना, इससे एक नया जीव बन जाएगा और इस टुकड़े से भी एक नया जीव बन जाएगा। इसी को हम कहते हैं खंडन द्वारा जनन। तो खंडन द्वारा जनन जो होता है वो किस में होता है, सितारा यानी मछली में होता है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अमीबा में भी होता है, याद रखेंगे। आइए अगले सवाल को देखेंगे। कहता है कि लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा भिन्नता होगी, कितनी भिन्नता होगी। अब देखिए क्या होता है कि अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें जो होता है नर और मादा के
नर और मादा के यानी मिलने से जो होता है, नर और मादा के मिलने से संतान उत्पन्न होता है। लेकिन ये जो अलैंगिक होता है इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। इनके जो संतान होंगे ये है ना क्या होंगे, समान होंगे, एक जैसा आपको दिखेगा। कैसा दिखेगा, एक जैसा जैसा दिखेगा। लेकिन जब नर और मादा के मिलने से यानी लैंगिक जनन जब होता है तो इसमें जो इनके जो संतान होंगे अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं, वो भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा क्या होता है, दोनों के अंदर जो होता है बहुत भिन्नता होती है, बहुत भिन्नता होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे अधिक, यानी हमारा आंसर ऑप्शन यानी बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो आप देखेंगे पारिस्थितिक में, यानी आप जो है ना इकोसिस्टम में देखेंगे, जो ऊर्जा का जो एकमात्र यानी हमारा स्रोत है उसको कहते हैं सौर ऊर्जा, यानी सूर्य। सूर्य से हमको ऊर्जा मिलता है। और सूर्य से जो ऊर्जा मिलता है, क्या वो एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, बहुदिशीय होता है, या किसी भी दिशा में होता है? तो याद रखेंगे ये क्या होता है, एक दिशीय होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल अगर देखें तो सवाल कहता है कि विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है, यानी पूरी दुनिया में कितने प्रतिशत जो है भाग पर पानी पाया जाता है? तो कहा जाता है कि लगभग 71% पाया जाता है, यानी 71 पाया जाता है। कहाँ? तो याद रखेंगे, कहता है कि है ना विश्व में कितने प्रतिशत भाग में, तो कितने प्रतिशत, 71%। ऑप्शन में देखेंगे 71 के लगभग, यानी आप 70 और 71 कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी जानकारी याद रखिए कि है ना पूरे यानी हमारे पास जो जल है मात्र 2.5% जो जल होता है ये मृदु जल होता है। ये क्या होता है, मृदु जल होता है, जिसे हम लोग ड्रिंकेबल वाटर कहते हैं, हम इसको पी सकते हैं। बाकी बात जो आप देखेंगे 96.5% जो जल है इसको हम लोग खारा जल कहते हैं। क्या कहते हैं, खारा जल कहते हैं, यानी नमकीन जल कह सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम डायरेक्टली नहीं कर सकते बिना उसको प्यूरिफाई किए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आइए, कहता है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो देखिए फोकस दूरी यानी लेंस की जो क्षमता होता है वो होता है P बराबर में 1/f, और ये f जो होता है मीटर में होता है। f क्या होता है, मीटर में होता है। अगर यहीं पे कह दे कि अगर ये आपका क्या है, पावर है, पावर का मतलब क्षमता है, और क्षमता जो, और ये आपका 1 जो f है, अगर इसको हम मीटर में, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो याद रखिएगा इसको 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी 1/f है। तो यहाँ ये मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है। तो आप देखेंगे कि यही 100 जो है ऊपर चला जाएगा, यानी 100 सेंटीमीटर अपॉन f हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर अपॉन f हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे पावर कितना है, तो 1 डायोप्टर दिया है 1, और f यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 100/f, और ये सेंटीमीटर में याद रखेंगे। f को अगर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 × f, तो यानी f ही हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब देखेंगे कि उत्तल दर्पण है या लेंस है या अवतल। उत्तल है तो यह इसमें पॉजिटिव लेंगे, और पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यानी f बराबर प्लस 100 सेंटीमीटर। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में है। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि अभिनेत्र में, यानी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो किसके द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है? तो सिलियरी यानी मांसपेशी द्वारा, जिसको हम पक्षांबी कहते हैं, पक्षांबी द्वारा जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। आगे देखेंगे, कहता है 1 मीटर का है ना परिसर, परिसर का मतलब रेंज, रेंज कितना है, 0 से लेकर 3 है। यहाँ पे रेंज होगा, बीच में इस तरह से रेंज होगा, 0 से लेकर 3 एम्पियर है। और इस कहता है इस एमीटर के स्केल पर क्या कहता है, डिवीजन है, और डिवीजन की संख्या 30 है। ठीक है, तो कह रहा है इस एमीटर का अल्पमापकांक, यानी इसको कहा जाता है लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा अगर आप लोग को याद नहीं है तो। लीस्ट काउंट बराबर क्या होता है, लीस्ट काउंट बराबर होता है यानी रेंज अपॉन डिवीजन। क्या होता है, रेंज अपॉन डिवीजन होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे रेंज कितना दिया है, 0 से 3 दिया है तो 3 हो जाएगा, और डिवीजन कितना दिया है, 30 दिया है। अब इसको अगर काटे तो 3 इकाई 3, 3 दहाई 30 हो जाएगा अर्थात। और ये जो होता है एम्पियर में होता है, याद रखेंगे ये जब निकलेगा तो ये एम्पियर में निकलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा हो जाएगा 1/10। अब 1/10 में जब आप भाग लगाते हैं तो ये आ जाएगा 0.1, और इसके साथ लगाएंगे एम्पियर। तो देखिए कहाँ पे दिया है 0.1 एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर यानी आपका
सी में दिया गया है। इस तरह से ऐसे यानी जो सवाल है बहुत ही आसान हो जाते हैं। डाटा कुछ भी हो, आप फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। आगे देखेंगे तो यहाँ पे कहता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम जो है नियम में बाएं हाथ की जो तर्जनी है। अब तर्जनी क्या होता है? अब अगर इस तरह की अगर आप फिंगर को देख रहे हैं, अगर हम इसको इधर इधर कर लेते हैं, ये अंगूठा हो गया, यही आपका तर्जनी है। और तर्जनी क्या चीज को दिखाता है? तो याद रखिएगा, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, ठीक है। और ये किसको दिखाएगा? ये दिखाएगा आपको यानी करंट को दिखाएगा। तो तर्जनी के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये चुंबकीय यानी क्षेत्र को दिखाएगा। किसको? चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ठीक है, जैव मात्र यानी जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का यानी उदाहरण नहीं है। तो देखिए, जैव मात्र में जो है लकड़ी भी आता है, गोबर भी आता है, कोयला भी आता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं आता है। इसीलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल अगर देखें तो अगला सवाल कहता है यहाँ पे कि Fe2O3 और फिर कह रहा है कि Al को जब हम यानी Al यानी यहाँ एल्युमिनियम की जब क्रिया कराई जाती है तो आप देखेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन क्या होता है? विस्थापित हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया जब एल्युमिनियम से कराई जाती है तो आयरन को विस्थापित कर देता है। कौन कर देता है? एल्युमिनियम कर देता है। इसका मतलब ये किस प्रकार की अभिक्रिया पूछा जा रहा है? याद रखेंगे, ये विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, याद रखिएगा, क्या विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें यहाँ पे हम लोग, तो सवाल कह रहा है कि एसिटिक अम्ल क्या है? एसिटिक अम्ल तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सही है? ठीक है, तो एसिटिक अम्ल यानी यह सिरका सी गंध देता है, या प्याज सी गंध देता है, या फिर सरे अंडे के जैसा, या फिर सरे मांस के जैसा। तो याद रखिए कि सिरका के बारे में जब भी बात एसिटिक के बारे में जब भी बात करेंगे तो ये जो है सिरके जैसी यानी गंध देगा। जैसा सिरका का गंध होता है ऐसा ही किसका होता है? तो याद रखेंगे एसिटिक अम्ल का होगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला देखेंगे तो कहता है निम्न में कौन जो है उपधातु है ना? कौन उपधातु है? तो यहाँ पे अगर हम देखें, जिंक है, कैल्शियम है ना, गैलियम है, और यहाँ पे देखेंगे कार्बन है। तो याद रखेंगे यहाँ पे गैलियम जो होगा यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है? आपके उपधातु हैं। उपधातु क्या होता है उनके बारे में जान लीजिए। उपधातु वो होता है जो धातु और अधातु दोनों के जैसा यानी रिएक्ट करेगा। अब आइए सोडियम कार्बोनेट के बारे में बात करते हैं। सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे अगर देखें तो Na2CO3 जो है इसी को हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, यानी हमारा आंसर ये हो जाएगा। और NaHCO3 है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसको हम लोग कहते हैं है ना बेकिंग सोडा। ये बेकिंग यानी सोडा का यानी ये क्या है? बेकिंग सोडा का यानी ये फॉर्मूला हो गया। ये आपका सोडियम है ना कार्बोनेट नहीं है, सोडियम है ना कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका NaCl जो कि नमक का हो जाएगा। आइए आगे देखेंगे, यहाँ पे आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। तो शून्य समूह का तत्व आपको बताए थे 18 वर्ग जो होता है, जो सबसे लास्ट में होता है पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे, ये इसी को हम लोग कहते हैं शून्य समूह, या इसी को इनर्ट गैस कहते हैं। और इसमें जो आता है ना दूसरा ही तत्व यानी हीलियम, हाइड्रोजन के बाद जो हीलियम है ये आपके क्या है? शून्य समूह के तत्व हैं। अगला अगर देखें यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि विरिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जा रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे कहता है निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? इसमें कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसमें याद रखेंगे साइटोकाइनिन जो होता है ये पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन से पहले आपको एक और बताए थे, इथाइलिन बताए थे, वो भी क्या है? पादप हार्मोन है। आइए, कहता है कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक यानी प्रबंधन क्या होता है कि उनके यानी टहनी से, उनके पत्ते से है ना, या उनके छाल से क्या कर सकते हैं? एक नए यानी पौधे का निर्माण कर सकते हैं। तो याद रखेंगे, तो कायिक प्रबंधन का मतलब होता है जड़ को लगा है ना, अगर एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं तो उससे एक पौधा मिल पाएगा। तने से भी हम एक नए पौधे को प्राप्त कर सकते हैं, पत्तियों से भी एक नए पत्ते का प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी द्वारा हम कायिक प्रबंधन यानी यहाँ पे जो है संभव है। आइए अगला सवाल देखेंगे, तो कहता है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे।
तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा आंसर होगा, मेंडल ने किस यानी पौधे का यानी को चुना था अपने प्रयोग के लिए, तो वो था मटर का पौधा। देखिए इसमें तो यानी हम 50+ यानी आपको बताए थे, लेकिन अब आज यानी इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग यानी क्वेश्चन को रखेंगे, इनके पार्ट 2 में है यानी बचे जितने भी सवाल हैं, लगभग कितने सवाल है, 65 यानी 64 सवाल है, जिसमें से हम आपको 30 कराएं और 34 जो है पार्ट 2 में हम आपको बता देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन जो होगा, आज का जो ये वीडियो है, इसमें आपको बहुत कुछ यानी सीखने के लिए मिला है। तो इसी उम्मीद से हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहेंगे।